Assalamu alaikum students. Today we will read out Introduction to Redress of Poetry by Seamus Heaney. First of all, a brief introduction of Seamus Heaney. He was born in 1939 and died in 2013. His father was from rural background while his mother was from urban background. So he got a mixture of rural as well as urban type of society, customs and traditions. His father was not very talkative, while his mother was always ready to speak out. So he got a mixture of speech and silence, and it created a confusion and it created a world of two different uh, perspectives. One is silence and other is speech. He belonged to a society divided into religious and political lines, experienced violence, polarization and inner distrust. ये वो कुछ चीज़ें थी जो हमने उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद आवर रीड्रेस ऑफ पोइट्री कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे कि जिन्होंने हीनी का ऐसा एक बेंट ऑफ माइंड बनाया कि जिसके बाद उसने ये जो रीड्रेस ऑफ पोइट्री लिखने जा रहा है वो जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, तो वो इन फैक्टर्स ने उस तरह से किस तरह से अफेक्ट किया है उसके माइंड को और किस तरह से उसको ये लगा है कि उसको ये लिखना चाहिए है। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो उसने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे बहुत कम बोलने में और बहुत ज़्यादा बोलने में, साइलेंस एंड स्पीच के बीच में, रूरल एंड अर्बन जो बैकग्राउंड्स थे उसके पेरेंट्स के उसके बीच में, फिर जो वॉलेंस देखी उसने रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइंस के अंदर, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल डिविजन्स लेड टू हीज रीड्रेस ऑफ पोइट्री। व्हाट डज दिस रीड्रेस मीन्स? तो अगर हम इस रीड्रेस को देखते हैं कि क्या है, तो टू सेटअप अगेन, रीस्टोर, री एस्टैब्लिश अ पाथ वेयर समथिंग कैन स्पीड अहेड इनटू इट्स फुल कैपेसिटी। यानी रीड्रेस जो है रिवाइवल आप इसको कह लीजिए, रिस्टोर करना किसी को चीज़ को दोबारा से उसको इस्टेब्लिश करना, उसकी री इस्टेब्लिशमेंट किसी भी चीज़ की कि जिसको हमने डिफ़ाइन करना है, कि जिसका इमेज जो कि ब्लर हो गया है या उस इमेज को कि रॉन्ग पोर्ट्रेयल उसका एक चल रहा है, तो उसको रीडिफ़ाइन करना, उसको री एस्टेब्लिश करना, ये सब चीज़ें जो हैं हम इसमें देख सकते हैं। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन टू द वर्ड रीड्रेस है। अब विद रेफरेंस टू रीड्रेस ऑफ पोइट्री क्या है कि इसमें हमें क्या पता चलने वाला है रीड्रेस ऑफ पोइट्री के इस अंदर। रीड्रेस मीन्स टू डिफाइन द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पोइट एज वेल एज डिफेंस द पोइट्री। तो इसमें जो रीड्रेस ऑफ पोइट्री में जो रीड्रेस का उसने एक टर्म यूज़ किया है, वो इसलिए यूज़ किया है बिकॉज ही इज़ गोइंग टू डिफ़ाइन द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पोइट कि क्या उसकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पोइट की, उसको किस तरह से फुलफ़िल किया जाता है, एंड एज वेल एज ही डिफेंड्स द पोइट्री। तो वो जो पोइट्री जो वो करने जा रहा है, जो वो लिखने जा रहा है, वो उसको उसने डिफेंड किया है और उसको डिफेंड करने के लिए उसने ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पोइट की, उसको भी उसने डिस्क्राइब किया है, थोड़ा सा उसने उसको भी हमारे सामने उसको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट शुड बी द ड्यूटी ऑफ अ पोइट। ही डिस्क्राइब्स द ड्यूटी ऑफ अ पोइट टू री एस्टेब्लिश द डिग्निटी ऑफ पोइट्री। उसका जो अल्टीमेट गोल है, जो अल्टीमेट उसका सब्जेक्ट है, वो है डिग्निटी ऑफ पोइट्री को रिवाइव करना, उसको री एस्टेब्लिश करना एंड रिफॉर्म द रॉन्ग इम्प्रेशंस रिगार्डिंग पोइट्री। पोइट्री के बारे में कोई जो इम्प्रेशंस हैं, कोई नोशंस हैं कि जो गलत इंटरप्रेट किया जा रहा था पोइट्री को, बहुत अरसों से, बहुत सालों से, बहुत सदियों से ये इसको लगा आपके राइटर को
कि ये हो रहा है तो इसको ठीक करना चाहिए है, करेक्ट करना चाहिए, इसको रिफ़ॉर्म करना चाहिए, उसको री एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो उस सब के लिए उसने ये रीड्रेस ऑफ पोइट्री लिखा। तो जब उसने एक रियल पोइट्री क्या होती है और उसकी क्या डिग्निटी होती है और उसका क्या पर्पस होता है, तो वो पर्पस किस तरह से फुलफ़िल किया जाता है, उसको फुलफ़िल करने के लिए जो पोइट की ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या बनती है, वो सारा इसने हमें इसमें बताया है। Heine defines the poetry in this age of reason, science and technology, डिस्क्राइबिंग द अल्टीमेट यूटिलिटी ऑफ पोइट्री। हम इसको ये कह सकते हैं कि उसने इसमें ना सिर्फ ये कि पोइट्री को डिफेंड किया है, लेकिन अगर इसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमें इसमें यूटिलिटी ऑफ पोइट्री, यानी कि जो पोइट्री का फंक्शन है, हमें वो भी बताने जा रहा है। तो वो पोइट्री का जो फंक्शन, यूटिलिटी ऑफ पोइट्री, इसको इस तरह से भी कहा जाता है, यानी ये वो टर्म है कि जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि इसमें उसने किस तरह से यूटिलिटी ऑफ पोइट्री को उसने डिस्क्राइब किया है, या इसको यूटिलिटी ऑफ पोइट्री को उसका हीनीज़ का थीसिस भी इसको कहा जाता है, रीड्रेस ऑफ पोइट्री को। तो जो हीनी का जो थीसिस है एक्चुअली वो यूटिलिटी ऑफ पोइट्री पर है कि पोइट्री का क्या फंक्शन है। उसने बताया है कि इसका एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर फंक्शन है, दैट इज़ नॉट अ यूजलेस थिंग। जो पोइट्री है जिसको ये समझा जाता था, जिसको अभी उसने डिफेंड करना है, वो यही डिफाइन कर रहा है कि पोइट्री का एक पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन है, उसकी एक पर्टिकुलर यूटिलिटी है, उसके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो वो यहाँ पर बताने जा रहा है। ही डिस्कसेस द नेचर एंड द पर्पस ऑफ पोइट्री एंड कंक्लूड्स इट टू बी वर्थवाइल एंड सिग्निफिकेंट। वो बताता है कि पोइट्री कोई absurd चीज़ नहीं है, पोइट्री कोई यूज़लेस चीज़ नहीं है, ये वर्थवाइल और सिग्निफिकेंट चीज़ है। In order to prove his thesis, he brings historical and literary examples. ये हिस्ट्री से भी हमारे पास एग्जाम्पल्स लेकर आएगा, डिफरेंट क्रिटिक्स को लेकर आएगा, पोइट्स को लेकर आएगा, उनकी एग्जाम्पल्स को कोट करेगा, कुछ के सेइंग्स को कोट करेगा, कुछ की पोइम्स को कोट करेगा। इसके अलावा लिटरेरी एग्जाम्पल्स भी हमें उसने दी हैं यहाँ पर। ये सारी हिस्ट्री से उसने हमारे पास लिटरेरी एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वाइल यू ऑल्सो यूजिंग द टेक्निक ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट। और उसमें वो कंपैरिजन भी करता है, वो कंपैरिजन करता है जो उसने पोइट्री के उसने एक सब्जेक्ट चूज़ किया, यूटिलिटी ऑफ पोइट्री। तो उसको अगर देखा जाए तो मेनली जो उसका जो टाइटल है वो भी हमें ये बताता है कि पोइट्री को बताया जा रहा है कि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसके कोई फंक्शंस नहीं है, ये एक यूज़लेस चीज़ है, ये एक आइडल वर्क है। तो उसके लिए उसने बताया है, उसके कंपेयर किया है अपने आर्ग्यूमेंट्स को उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और पोइट्री इज़ नॉट अ baseless, not a useless thing, it is a worthwhile insignificant thing। ये उसने हमें यहाँ बताने की कोशिश की है through the technique of compare and contrast। Heini's thesis consists of 3 parts। इसमें वो हमें 3 तरह से वो ये सारी चीज़ें हमें बताने जा रहा है। नंबर 1, ही प्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट पोइट्री, कि पोइट्री के अगेंस्ट कौन कौन सी बातें चल रही हैं सोसाइटी में, उनके बारे में बताता है। देन ही ब्रिंग्स हिज काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ पोइट्री। अब उन आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने के लिए वो अपने आर्ग्यूमेंट्स प्लेस करता है जो कि पोइट्री के फेवर में होते हैं। नंबर 2, रिड्रेसिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ पोइट्री। यूटिलिटी ऑफ पोइट्री क्या है, उसकी रिड्रेसिंग इफ़ेक्ट्स क्या है, किस लिए उसने इसको रिड्रेस ऑफ पोइट्री का नाम दिया है। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि वो जो रिड्रेस ऑफ पोइट्री लिखने जा रहा है, इनफैक्ट वो यूटिलिटी ऑफ पोइट्री लिखने जा रहा है। नंबर 3, ही डिस्कसेस द मेटाफिजिकल पोइट जॉर्ज हर्बर्ट, यानी जो थर्ड पार्ट है उसकी डिस्कशन का, उसमें वो जॉर्ज हर्बर्ट एक मेटाफिजिकल पोइट है जिसको डिस्कस करता है, उसकी पोइम्स भी लेकर के आता है। एंड ही प्रेजेंट्स हिम एज एन एग्जाम्पल फॉर ट्रू पोइट हु फुलफिल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पोइट एंड एकम्प्लिशेस द यूटिलिटी ऑफ पोइट्री, यानी कि जो एक पोइट्री का प्रॉपर फंक्शन है वो किस तरह से होना चाहिए है, और उसको फुलफिलमेंट उसकी किस तरह से हो सकती है, या क्या उसकी एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं जहाँ पर। तो वो उसने उसकी पोएम रख के उसने बताया है कि ये देखिए कि यहाँ पर उसका जो पर्पस है पोइट्री का वो यहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है,
और चूँकि यहाँ पर पोइट्री का जो फंक्शन है वो हो रहा है अकम्प्लिश, तो इसलिए जो इसका पोइट है वो एक रियल पोइट है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पोइट की होनी चाहिए है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से परफॉर्म कर रहा है। Heaney is well aware of the painful fact that poets are blamed for being idle people। उसको ये बात पता है, जो कि वो हमारे सामने रखता है, कि जो पोइट्स हैं उनको नॉर्मली समझा जाता है कि ये तो फारिग लोग हैं, बेकार लोग हैं। ये एक इम्प्रेशन चलता है, और हमें मीडिया के थ्रू भी, हमारे ड्रामास के थ्रू भी ये चीज़ बताई जाती है कि जो पोइट्स होते हैं वो बेकार लोग होते हैं। उनको उनके घर वाले भी ये समझते हैं कि बेकार लोग हैं, ये कोई काम नहीं कर सकते हैं, लिहाजा इनका सिर्फ ये काम है कि फ़ारिग बैठे रहना, सोचते रहना और कुछ लिखते रहना। तो ये उस जो एक इमेज बना हुआ है पोइट्स के लिए और पोइट्री के लिए, तो वो उस इमेज को ठीक करना चाह रहा है। देन ही कोट्स प्लेटो हु क्रिटिसाइज द पोइट्स। उसके लिए वो कोट करता है सबसे पहले प्लेटो को। प्लेटो जो है वो लिखता है रिपब्लिक, एक डायलॉग है, और उस पर वो क्रिटिसाइज़ करता है पोइट्स को, बिकॉज दे यूज़ टू टेक पीपल अवे फ्रॉम द आइडिया। ये उसका ख्याल है कि जो पोइट्स होते हैं वो लोगों को आइडिया से दूर ले जाते हैं। आइडिया मीन्स कि जो रियल वर्ल्ड है उससे दूर ले जाते हैं। अब रियल वर्ल्ड और आइडिया किस तरह से कनेक्टेड हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं। इसलिए वो चूँकि वो आइडिया से दूर ले जाते हैं लोगों को, इसलिए ही बैनिश द पोइट फ्रॉम हिज रिपब्लिक। उसने जो रिपब्लिक में जो डायलॉग उसने जो लिखा है उसमें वो पोइट्स को बिल्कुल भी जगह नहीं देता। उसको लगता है कि पोइट्स की कोई जगह नहीं है लिटरेचर में। अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस वर्ल्ड इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। अब जो हमने बात की है आइडिया की, वो ये है कि जो कि आप पहले से भी जानते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस वर्ल्ड इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड रादर एन आइडियल वर्ल्ड। एक आइडियल वर्ल्ड है कि जो रियल वर्ल्ड, जो चीज़ हमें असल में नज़र आ रही है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो है नहीं, वो तो असल में एक आइडियल वर्ल्ड है विच एग्जिस्ट इन आवर आइडियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हमारे सामने एक दरख्त है, तो प्लेटो ये कहेगा कि ये दरख्त रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, या इसको ये जो ट्री है वो इनफैक्ट हमारे आइडियाज़ में है। हमें ये पता है कि एक ट्री जो है वो ऐसा दिखना चाहिए, तो जिसलिए जब वो हमें वो चीज़ नज़र आती है तो हमें वो हमारे आइडियाज़ में चूँकि एग्जिस्ट कर रहा है कि एक ट्री ऐसा होता है, तो वो फिर हम उसको रिकग्नाइज़ करते हैं एज ए ट्री। ही ऑल्सो कोट्स एरिस्टोटल हु अपोज्ड प्लेटो। अब उसके बाद वो एरिस्टोटल को लेके आता है। वो कहता है कि हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर प्लेटो है जो कि पोइट्स के अगेंस्ट है, तो वहीं पर उसका जो स्टूडेंट है एरिस्टोटल, वो प्लेटो को अपोज करता है और वो पोइट्स की फेवर करता है, पोइट्री की फेवर करता है, सपोर्ट करता है पोइट्री को। और वही कहता है बाई सेइंग दैट पोइट टेक्स us towards the ideal not away from it। वो कहता है कि वो जो आइडियल वर्ल्ड जिसको प्लेटो बोलता है हमारी रियल वर्ल्ड है, तो वो पोइट्स तो असल में हमें उसकी तरफ लेकर के जाता है, वो हमें उस तरफ लेकर आते हैं बजाय इसके कि हम उससे दूर लेकर जाएं। ही ऑल्सो कोट्स अदर्स। अब वो सिर्फ प्लेटो और एरिस्टोटल तक नहीं रहता, वो दूसरे पोइट्स और दूसरे क्रिटिक्स को भी लेकर आता है। ही इंक्लूड्स सिडनी का वो कोट करता है, द पोइट टेक्स अस टू द आइडियल। अब ये सिडनी का कोट उसने किया है यहाँ पर। उसके बाद शैले को वो लेकर आता है। शैले जो है वो ये कहता है दैट पोइट्री, ही सपोर्ट्स पोइट्री बिकॉज इन हिज व्यू द पोइट्स रीच द परफेक्ट एंड पोइट्रीज रीच द परफेक्ट, कि उसके थ्रू हम परफेक्ट तक जाते हैं। वो हमें एक ऐसी जगह तक, एक ऐसे एंटिटी तक, एक ऐसी वर्ल्ड तक लेकर के जाता है कि जो कि एक परफेक्ट वर्ल्ड है। उसके बाद वो ऑस्कर वाइल्ड को कोट करता है जो कि कहता है कि आर्ट प्रेजेंट्स द परफेक्ट। आर्ट जो है वो परफेक्ट को प्रेजेंट करता है, कि जो आपकी रियल वर्ल्ड है उसमें पोल्यूशन भी हो सकती है, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे पेन्स भी हो सकते हैं, लेकिन आर्ट जो है उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एंड मैथ्यू आर्नल्ड उसको भी लेकर आता है, उसको कोट करता है, जहाँ पर वो ये कहता है, मैथ्यू आर्नल्ड तो एक्सट्रीम पर चला जाता है कि वो ये कहता है ऑल दैट गोज़ इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी विल बी रिप्लेस्ड बाय पोइट्री। इतना एक्सट्रीम पर चला जाता है, वो ये कहता है कि जो चीज़ें आज हम जिसको जानते हैं कि ये रिलीजन है, ये फ़िलोसफी है, उसको अगर कोई चीज़ रिप्लेस कर सकती है तो वो पोइट्री है। अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड, पोइट्री विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ रिलीजन।
ये आर्नल्ड ने कहा है कि पोइट्री जो है वो रिलीजन का फंक्शन परफॉर्म करती है। किस तरह से परफॉर्म करती है? बिकॉज इट शोज़ मैन द राइट पाथ। ये आदमी को सीधा रास्ता दिखाती है। कैन ब्रिंग कंसोलेशन टू मैन, जो गम है, दुख है, उनको दूर करती, कैथारसिस करती है। यानी वो जो कैथारसिस आप आगे जाके क्रिटिसिज्म में पढ़ने जा रहे हैं, जो अरिस्टोटल बताता है कैथारसिस, वो कैथारसिस करती है एंड गिव्स पावर टू सस्टेन मैन इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज़। कि जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, पेन्स में, सफरिंग्स में, तो उसमें उसको ये पावर देती है कि वो सरवाइव कर सके और उन सारे दुखों को बर्दाश्त कर सके, टॉलरेट कर सके, उन प्रॉब्लम्स में, उन सफरिंग्स में उनको ब्रेवली फेस कर सके। तो ये पोइट्री जो है उसको ये मतलब एक तरह से कैथारसिस है, नॉट ओनली फॉर द पोइट एज वेल फॉर द राइटर एज वेल। अभी इसमें आप देख लीजिए कि बहुत सारे पोइट्स हमारे जैसे कि गुजरे हैं, बहुत सारे सूफ़ी शायर अगर आप ले लीजिए तो आप देखेंगे कि वो हमें मॉरल वैल्यूज़ भी सिखा रहे हैं, यानी वो हमें सीधा रास्ता भी दिखा रहे हैं। बहुत सारे जो मॉरल लेसन्स हैं हमें पोइट्री में मिल रहे हैं उनके थ्रू। इसके अलावा अगर अल्लामा इकबाल को देखा जाए, मौलाना रूमी को देखा जाए, मौलाना जामी को देखा जाए, तो आप ये देखिए कि किस तरह की फ़िलॉसफीज़ जो हैं वो ये अपनी पोइट्री के थ्रू हमें बता रही हैं कि जब आप उदास होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो पोइट्री, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे इवन यंगस्टर्स जो हैं, जब वो उदास होते हैं तो वो सैड सॉन्ग सुनते हैं। तो क्या होता है, वो कैथारसिस कर रहे होते हैं, अपने जो पेन्स हैं उनको इस तरह से कर रहे होते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि जी जो भी किसी भी तरह से हर्ट होता है या उसकी बिलवड ने उसको हर्ट कर दिया है, तो वो जाकर सैड सॉन्ग्स, तो ये जो पोइट्री है इनफैक्ट उसको उसका कैथारसिस कर रही होती है, कंसोल कर रही होती है उस वक्त उसको। हीनी हियर सपोर्ट्स हिज आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ पोइट्री। अब यहाँ पर जो है वो हीनी जो है वो आर्नल्ड को उसके पॉइंट को, उसके आर्ग्यूमेंट को इंडोर्स करता है और वही कहता है कि दैट ओनली पोइट्री कैन सेव मैन, कि अगर पोइट्री ना हो तो इंसान जो है वो ये दुख तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सके। जो रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी परेशानियां हैं, सफरिंग्स हैं, पेन्स हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट पोइट्री। Heaney says that in modern age, education has become commercial and technology based। ये उसने हमें बात की है कि चूँकि एजुकेशन जो है वो टोटल कमर्शियल हो चुकी है, टेक्नोलॉजी उसमें आ चुकी है, हम साइंस की बातें करते हैं, तो उस वक्त जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हमारे सामने स्पेस रॉकेट्स हैं, जब हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं, तो उस वक्त फिर हमें पोइट्री जो है बड़ी एब्सर्ड सी चीज़ लगती है। तो हम क्या कहते हैं, पोइट्री इन फिलोसफी आर कंसिडर्ड आइडल मेंटल लग्जरीज़, कि ये तो सिर्फ़ और फालतू का काम है कि बस आपको कोई काम नहीं है तो आपने इसमें अपना वो फ्री टाइम जो है, अपना जो लेजर है वो आपने लेजर एक्टिविटी जो है ये एक तरह से है। He presents it in form of a comparison between two states of man's existence। अब वो क्या करता है कि वो ये बताता है कि पोइट्री जो है वो किस तरह से ज़रूरी है और उसका क्या रिलेशनशिप है। उसके लिए वो बताता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो दो स्टेट्स पर सर्वाइव कर रहे होते हैं, यानी कि दो स्टेजेस होती हैं, द सेम टाइम वो दोनों पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो एक कौन सी दुनिया में रह रहे होते हैं, वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस। नंबर टू, ह्यूमन वर्ल्ड जो हमें नज़र आती है, जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो वो एट द सेम टाइम ये दोनों वर्ल्ड्स में एक ह्यूमन बीइंग जो है वो रह रहा होता है। ये हीनी हमें बता रहा है बाय कोटिंग हिज ओन पॉइंट स्क्वायरिंग्स। वो अपनी पॉइंट स्क्वायरिंग्स को कोट करता है, फिर उसमें से वो निकाल कर हमें बताता है कि ये देखिए कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एट द सेम टाइम जो है वर्ल्ड ऑफ ऑपरेशंस में भी रह रहा है, वर्ल्ड ऑफ जो रियल वर्ल्ड है हमारी ह्यूमन बींग्स की उसमें भी रह रहा है। देन ही डिस्कसेस जॉर्ज हर्बर्ट्स पोइम पुली। उसके बाद वो पुली भी लेकर आता है, वो पोइम को कोट करता है। पूरी पोइम बताने के बाद भी कहता है, ही टेल्स दैट ह्यूमन माइंड एंड एस्पिरेशंस turn towards the heavenly in spite of all the pleasures and pains of this world। कि हम इस दुनिया में हमारे पास खुशी भी है, गम भी है, अगर दुख तकलीफ़ आते हैं, सफरिंग्स आती हैं, पेन्स आते हैं, तो हमें उसके साथ साथ हम
खुश भी तो होते हैं, हमें प्लेजर्स भी तो मिलते हैं, हमें सक्सेसेस भी तो मिलती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद क्या है कि ह्यूमन माइंड जो है, जो उसकी एस्पिरेशंस हैं, दे ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द हेवनली। वो कुछ ऊपर का ही सोच रहे होते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन में ही जा रहे होते हैं। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम किस तरह से कर रहे होते हैं, उसमें वो हमें ये बताता है कि जॉर्ज हर्बर्ट ये कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ दिस जर्नी। तो वो अपनी सिक्स सेंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद से समझ रहे होते हैं, वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं हमारे रियल वर्ल्ड में, बट दे एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ एस्पिरेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस। तो वो ये यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है, is of the view that the world of reality and the world of imagination are two different worlds but complement, reinforce and depend upon each other। ये दोनों वर्ल्ड्स जो हैं एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं हैं, इनकम्प्लीट हैं। जब तक वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलती तब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकती हैं एक दूसरे को, तब उनको कंप्लीट होने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है, डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। वो उसी वक्त इकट्ठी हो सकती हैं और जब उनको एक मीडियम मिल गया है, उस मीडियम के थ्रू ये दोनों इकट्ठी होती हैं। वो जो मीडियम की जब वो बात करता है, सिक्स सेंस की बात करता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हीनी जो है इज़ ए मिस्टिक पोइट। ही कोट्स डिफरेंट पोइट्स एंड क्रिटिक्स इंक्लूडिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड पिंस्की। वो इसको कोट करता है, पिंस्की का वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पोइट उसने लिखा है, वहाँ से ये कोट करता है दैट पोइट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय लाइफ। उसका ये कहना है कि पोइट ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं लिखने लग जाता, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, जो कॉमन ह्यूमन बींग्स के माइंड्स में होते हैं, जो कि लाइफ जो है वो उन क्वेश्चंस को लेकर आती है हमारे सामने। तो वो क्वेश्चंस को आंसर करता है एक पोइट। एक पोइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करे और उनका आंसर बताए। हीने सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट एंड कन्फर्म्स दैट ही इज़ अ डायडेक्टिक पोइट। और जब वो ये इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है तो उससे हमें ये पता चलता है दैट ही इज़ अ डायडेक्टिक पोइट। हीने सपोर्ट्स द यूटिलिटी ऑफ पोइट्री बाय सेइंग दैट पोइट्री ब्रिंग्स मैन फ्रॉम डिलाइट टू विजडम। अब हीनी जो है यहाँ पर हमें यूटिलिटी ऑफ पोइट्री की तरफ ले आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोइट से लेकर वो हमें फंक्शंस की बात करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि वो जो लाइफ के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर रहा होता है। तो वो यहाँ से बताता है कि ये एक्चुअली ये है यूटिलिटी ऑफ पोइट्री। यहाँ से हमें पता चलता है कि पोइट्री कितनी वर्थवाइल है, कितनी सिग्निफिकेंट है, कि बिकॉज इट टेक्स मैन फ्रॉम डिलाइट टू विजडम, कि इंसान जो है वो अम्यूज़ भी हो रहा है, वो उससे प्लेजर भी गेन कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक विजडम का जो उसका लेवल है, जो उसका इंटेलिजेंस का लेवल है, जो उसके नॉलेज का लेवल है, वो भी अपग्रेड हो रहा है। एंड हियर ही सेज दैट आर्ट शोज़ व्हाट लाइफ ऑट टू बी, कि उसमें आर्ट हमें ये बताता है कि ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। यानी वो हमें ऐसी सपोजिशंस के बारे में बताता है, ऐसी एग्जाम्पशंस के बारे में बताता है और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि जो रियल वर्ल्ड में हो सकती हैं, जो हमें करनी चाहिए हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हमें उसके थ्रू नज़र आती हैं। ही कोट्स टॉमस हार्डीज़ पोएम आफ्टरवर्ड्स। अब उसमें से वो हमें ये बताता है, टॉमस हार्डी ने कहा है दैट लाइफ क्रिएट्स एंजाइटीज़, पोइट्री ट्राइज टू रिलीव देम, लाइफ डिस्टर्ब्स बट पोइट्री कंसोल्स। अब ये टॉमस हार्डी का भी यही मानना है कि लाइफ जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पेन्स एंड सफरिंग्स को लेकर आता है, लेकिन पोइट्री है जो हमें उससे रिलीव देती है। पोइट्री है जो हमारा कथासिस करती है, हमें कंसोल करती है और हमारे उस दुख तकलीफ़ को कम करती है। He is of the view that when the poet is in between the outer world and the inner world, अब ये हमें बता रहा है कि पोइट जो है वो लिखता कैसे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पोइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोइट लिखता कैसे है, कब लिखता है। पोइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो आउटर वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो इनर वर्ल्ड में भी कर रहा होता है। यानी वो जो ह्यूमन बींग्स की वर्ल्ड है उसमें भी कर रहा होता है, वर्ल्ड ऑफ एस्पिरेशंस में भी कर रहा होता है, वो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में भी कर रहा है, वो रियल वर्ल्ड में भी कर रहा है। वो दोनों वर्ल्ड्स में एट द सेम टाइम वो काम कर रहा होता है। देन ही बिकम्स क्रिएटिव, और उसके बाद जो वो लिखता है वो उसकी क्रिएशन होती है, वो क्रिएट कर रहा होता है आउट ऑफ दीज टू वर्ल्ड्स, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दीज टू वर्ल्ड्स। ही क्रिएट्स पोइट्री इन अ हिप्नोलॉजिक स्टेट ऑफ माइंड। पोइट जो है वो एक स्टेट, एक
पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें वो ये लिख रहा होता है, उसको हीने हमें ये बताता है कि वो एक स्टेट होती है कि जिसमें वो ना तो पूरा जाग रहा होता ना वो पूरा सो रहा होता है, वो एक इन बिटवीन स्टेट होती है, जो उसको उसने हिप्नोलॉजिक स्टेट कहा है। और साथ ही उसने कहा कि हिप्नोलॉजिक स्टेट जिसको कि एक्सटेसी भी कहा जाता है, एक्सटेसी आपने बहुत पढ़ा होगा, एक्सटेसी जो है वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि पोइट्री उसका ख्याल है कि लिखी जाती है when he is aware of the facts as well as आइडियल वर्ल्ड, दोनों में वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा होता है। और दोनों के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल उसी तरह से देख लीजिए कि जैसे वर्ड्सवर्थ है, जब हम आगे जाके मॉडर्न पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ड्सवर्थ करता क्या है। जैसे हमने बीए में भी पढ़ा, लिटरेचर में पढ़ा हमने, कि वर्ड्सवर्थ जो है वो किसी एक चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद वो अपने माइंड में उसको स्टोर कर लेता है। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो जब कभी दोबारा उस तरह की किसी सिचुएशन में या उस तरह की दूसरी चीज़ को वो व्यू करता है या उससे रिलेटेड कोई चीज़ उसके सामने आती है, तो फिर वो जो उसके दिमाग में वो जो पहले से उसने एक्सपीरियंस किया होता है, वो सारे का सारा एक्सपीरियंस जो है वो पेपर पे पुट करता है इन फॉर्म ऑफ पोइट्री। और वो उसमें वो कहता है पावरफुल फ्लो ऑफ फीलिंग्स। तो वो जो पावरफुल फ्लो ऑफ फीलिंग्स है उसमें ये होता है कि जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसकी फीलिंग्स भी उसमें शामिल हो जाती हैं, उसके इमोशंस भी शामिल हो जाते हैं। तो वो जो है क्रिएशन, उसको वो ये कहता है कि वो उसमें वो उसकी जो इमेजिनेशन है वो भी उसमें काम कर रही होती है, उसके फैक्ट्स भी उसमें काम कर रहे होते हैं। तो दोनों के बाद जो है एक एक्सटेसी की जो स्टेट है उसमें वो लिख रहा होता है। तो हीनी भी यही कह रहा है कि जो पोइट जो है वो इस एक स्टेट में लिख रहा होता है, इमेजिनेशन कलर्स द रियलिटी एंड मेक्स इट बियरेबल। और जो इमेजिनेशन जो जिसके साथ वो ये लिख रहा होता है, इनफैक्ट वो उस बिटर रियलिटी को, अब देख लीजिए कि स्विफ्ट जो है वो हमें दिखाता है, इतना बिटर एस्पेक्ट हमें दिखाता है सोसाइटी का, लेकिन अगर यही चीज़ें एक पोइट हमें दिखाएगा तो वो इमेजिनेशन के साथ उसको उतना बिटर नहीं रहने देगा। तो ये हमें वो हीने बताने जा रहा है कि दिस इज़ द यूटिलिटी ऑफ पोइट्री, कि जिसमें वो उन फैक्ट्स को जो कि बहुत बिटर थे उनको वो बेरेबल बना देता है, कि वो एक्सेप्टेबल होते हैं, कि आप उनके साथ सर्वाइव कर सकते हैं उन फैक्ट्स के साथ। देन ही कंपेयर्स पोइट्री विद पॉलिटिक्स। अब वो पॉलिटिक्स के साथ बात करता है, इसको कंपेयर करता है। क्या कहता है जी? पोइट्री प्रमोट्स लव, शोज दैट ऑल मैन आर ह्यूमन बींग्स डिजर्विंग सिंपैथी इक्वली। उसका ख्याल है कि जी पोइट्री जो है उससे आप एक लव, टॉलरेंस, ब्रदरहुड, उसका एक आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे होते हैं। और उसमें आप ये बताना चाह रहे होते हैं, क्योंकि आप जो फील कर रहे होते हैं वो एक यूनिवर्सल फीलिंग होती है जिसमें सब ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स इकट्ठी होती हैं। और उसमें वो ये बता रहे होते हैं कि तमाम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो कोई भी किसी भी कंट्री से हों, किसी भी नेशन से हों, किसी भी रेस से हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी जेंडर से हों, उन सब की फीलिंग्स एक जैसी होती हैं और वो सब हमारी सिंपैथी को डिज़र्व कर रहे होते हैं। बट पॉलिटिक्स डिवाइड्स ह्यूमन बींग्स into friends and foes, telling us that some people deserve our sympathy while others deserve our wrath. और पॉलिटिक्स जो है वो डिवाइड करती है, वो नेशंस में डिवाइड करती है, वो कम्युनिटीज़ में डिवाइड करती है, वो जेंडर्स में डिवाइड करती है, वो रेसिस में डिवाइड करती है, और वो फ्रेंड्स एंड फोर्स, आपके एनिमीज़ में और फ्रेंड्स में वो डिवाइड करती है। और वो बताती है पॉलिटिक्स कि कुछ लोगों को हमारी सिंपैथी की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोगों को वो डिज़र्व करते हैं कि हम उन पर अपना सारा गुस्सा निकाल दें। फिर वो डिफ़ाइन करता है बेसिक फंक्शंस ऑफ पोइट्री, यानी यूटिलिटी ऑफ पोइट्री जो है, फंक्शंस ऑफ पोइट्री, वो क्या हमें बताता है। ही सेज दैट पोइट्री टेक्स अस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन्स टू द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। और इसमें सिर्फ पोइट नहीं जा रहा है, इसमें रीडर भी जा रहा है। जिस तरह से पोइट वहाँ पर फील कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से रीडर भी यहाँ पर फील कर रहा है। इंस्पायर्स, कंसोल्स अस एंड गिव्स अस होप। जब आप पोइट्री लिखते हैं और जब आप पोइट्री पढ़ते हैं, इट इंस्पायर्स, इट कंसोल्स एंड इट गिव्स होप। आप एकदम से आपके अंदर एनर्जी आती है, एकदम से आप होपफुल हो जाते हैं, आप ऑप्टिमिस्ट अपने आप को फील करने लगते हैं। तो वो जो पॉजिटिव रेज हैं वो आपको पोइट्री की तरफ से मिल रही हैं। नंबर 3, पोइट्री इंट्रोड्यूसेस द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़।
कि आप उड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं। आप सोच लीजिए कि जैसे अल्लामा इकबाल की एक आरज़ू ऑलमोस्ट सबने पढ़ रखी होगी कि उसमें अल्लामा इकबाल लेकर के जाते हैं आपको एक वैली में लेकर के जाते हैं जहाँ पर पानी बह रहा है, जहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी है, खामोशी है, आपको सिर्फ पानी की आवाज़ आती है, सूरज निकलता है। बहुत खूबसूरत से एक सीनरी वो बनाकर पेश करते हैं। और जब रीडर जिस तरह से वो जिस एक्सटेसी में लिख रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही एक्सटेसी, वैसी फीलिंग फ़ील कर रहा है रीडर। जब वो ये पढ़ा है, वो ख़ुद भी यहाँ से इस रियल वर्ल्ड से निकल के वो उनके साथ उस जगह पर चला जाता है। तो ये हैं वो पॉसिबिलिटीज़ कि जो हमें पोइट्स हमें दिखा रहे होते हैं, जो पोइट्री हमें बता रही होती है। इफ़ पोइट फील्स डीपली फॉर ह्यूमन बींग्स, अब ये ही नहीं बता रहा है कि अगर पोइट फ़ील करता है डीपली फॉर ह्यूमन बींग्स के, वो ह्यूमन बींग्स की वाकई प्रॉब्लम्स को फ़ील करता है, उनकी सफरिंग्स, उनकी पेन्स को फ़ील कर रहा होता है। एंड दिस फीलिंग स्टेज इन हिज बोन्स, और वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, उसके अंदर चली जाती है, उसके हार्ट को जाकर टच करती है, उसकी फीलिंग्स को टच करती है और उसको उसके लिए फ़ोर्स करती है कि वो उसके लिए कुछ करे। और वो जब वो क्या करता है, उसके लिए क्रिएट करता है। क्रिएट उसके वर्ड्स होते हैं, वो जो उसके अंदर से निकल रहे होते हैं, जो कि जंप करते हैं आउट ऑफ हिज माइंड इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो दैट इज़ called the real poetry. Heaney says that poet does an effort which is accomplished when the reader receives what is transmitted. हीनी ने कहा है कि जो पोइट ये काम कर रहा होता है, वो एक एफ़र्ट करता है जो कि उस वक्त अकम्प्लिश होती है कि जब रीडर भी उसको रिसीव कर रहा होता है, जो उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। यानी कि जो फीलिंग राइटर ने, पोइट ने फ़ील किए हैं, वही फीलिंग्स जो है वो रीडर भी फ़ील कर रहा होता है। तो उस वक्त जो पोइट्री का जो फंक्शन है, जो उसका एक प्रॉपर जो एक जिसको रीड्रेस ऑफ पोइट्री उसने कहा है, दैट इज़ अकम्प्लिश्ड। द पोइट एकोज द फीलिंग्स ऑफ द रीडर, क्योंकि उसका ख्याल है कि जो पोइट होता है, जो रियल पोइट होता है और जो रियल पोइट्री होती है, उसमें द पोइट एकोज द फीलिंग्स ऑफ द रीडर, कि वो जो रीडर की फीलिंग्स होती हैं, इसलिए उसका कथारसिस हो रहा होता है, इसलिए वो कंसोल कर रहा होता है, इसीलिए उसकी पेन कम हो रही होती है, इसलिए सारी उसकी जो सफरिंग्स हैं उनसे रिलीफ फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके जो फीलिंग्स हैं वो पोइट वहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा होता है, वो वहाँ पर पोइट्री के थ्रू, उसके वर्ड्स के थ्रू वहाँ पर बताई जा रहे होते हैं। ही कंक्लूड्स बाय सेइंग, अब वो कंक्लूजन की तरफ आ गया। ही कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट पोइट्री हैज़ अ फंक्शन इन लाइफ, पोइट्री का एक पर्टिकुलर फंक्शन है एंड इट इज़ नॉट ऑस्टेंटेशियस, ये दिखावा नहीं है। यानी कि वो इसमें दोनों चीज़ें हैं। हीनी का ख्याल है कि जो पोइट इन तमाम जो ड्यूटीज़ उसने बताई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करता है तो वो रियल पोइट्री क्रिएट नहीं कर सकता। और जो इन सारी बातों को फॉलो कर रहा होगा, जो पोइट्री वो क्रिएट करेगा, दैट कुड नॉट बी ऑस्टेंटेशियस, वो दिखावा नहीं हो सकती है, वो एक रियल पोइट्री होगी। बिकॉज ही डज़ नॉट राइट ऑन अ पर्पस, क्योंकि जो पोइट होता है वो पर्पस पे नहीं लिख रहा होता, वो फील करता है और उसके बाद ओवरफ्लो होती हैं फीलिंग्स। तो जब ओवरफ्लो होता है तो वो इंटेंशनली नहीं हो रहा होता, बल्कि जब आप भर जाते हैं, आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स जो हैं वो भर जाती हैं, आप किसी के लिए फ़ील करते हैं, वो लव है, वो हेट्रेड है, वो सिंपैथी है, तो वो फिर ओवरफ्लो होता है। वो जो ओवरफ्लो है, उसने कहा कि दैट इज़ वेरी नेचुरल। तो जब वो नेचुरल होगा तो वो ऑस्टेंटेशियस नहीं हो सकता। In the end, he says that the world is full of pains and sufferings. Poetry shows a path to console by guiding us to the possible and desirable. And this is the redress of poetry. This is the redressing effect of poetry. This is the utility of poetry. This is all about the introduction to redress of poetry. Thank you very much, and Allah Hafiz.